नमस्कार। खबर खास में आपका स्वागत है। हम हैं अंशुमान त्रिपाठी। किसान आंदोलन और दिल्ली बॉर्डर पर धरने का 1 महीना हो चला। दिन और रातें दिनों दिन सर्द और सर्द होती चली जा रही हैं। हाड़ कपा देने वाली इस ठिठुरन में हजारों की तादाद में किसान, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठे और राष्ट्रवाद की बातें करने वाली सरकार की निष्ठुरता, क्रूरता की सीमा पार करती नजर आ रही। अभी तक विपक्ष के बहाने प्रदर्शनकारी किसानों को कई केंद्रीय मंत्री धमकी देते रहे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह कि प्रधानमंत्री की भाषा में भी इस बार वही तलखी महसूस की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के संबोधन से जाहिर हो रहा है कि वो आंदोलन को किसानों के बजाय विरोधियों का आंदोलन मानते हैं। ये केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बयान के उलट रवैया है। वो पुचकारने का काम करते हैं। यानी प्रधानमंत्री जब इन्हें किसान मान ही नहीं रहे हैं तो उन्हें भले प्रदर्शनकारियों से सहानुभूति क्यों होने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कई प्रायोजित किसानों से बात की। उन्होंने भी मोदी जी के मन की बात ही कही। फिर मोदी जी ने फिर अपने ही मन की बात कही। लेकिन धरने पर बैठे असली किसानों के मन की बात मन ही मन में रह गई। अपने प्रधानमंत्री के इस तेवर को देख किसानों में उदासी तो आई है, लेकिन हौसला ज्यों का त्यों है। मजे की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए किसान कानूनों के पक्ष में जो दलीलें दी हैं, उन्हीं की सरकार के भूतपूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने इन्हीं दलीलों का जवाब सन 2012 में दे दिया था। फर्क सिर्फ इतना था कि तब कांग्रेस सरकार में थी और आज बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा आज खबर खास में हम आपको ये भी बताएंगे कि 5 साल पहले ही राहुल गांधी ने किसान कानूनों को पिछले दरवाजे से लागू करने के सरकारी मंसूबों को भांप लिया था। 5 साल पहले जिन्हें राजनीतिक रूप से अपरिपक्व नेता के रूप में प्रचारित करने के लिए बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बकौल कांग्रेस नेता। खैर, सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आज का भाषण, जिसमें उन्होंने किसान कानूनों और किसानों के प्रदर्शन को लेकर अपनी मन की बात कही। तो पहली बात जो मोदी जी ने कही है, वो पीएम मोदी जी ने बार बार जोर दिया है कि आप अपनी फसल अपने मनचाहे बाजार में बेच सकते हैं। कानून के पक्ष में इस दलील पर प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा जोर देते हैं। आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निर्णय करके बेच सकते हैं। आपको जहां सही दाम मिले आप वहां पर उपज बेच सकते हैं। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप उसे बेच सकते हैं। आप मंडी में अपनी उपज बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं, आप निर्यात कर सकते हैं। आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि अभी भी हम अपनी फसल मनचाहे बाजार में बेच सकते हैं। दूसरी जगह लाने ले जाने का फसल का खर्च कौन उठाएगा। जब मंडी से बाहर फसल बिकती है ना, तो सस्ते में ही बिकती है। दूसरी बात, मंडी से बाहर बड़े व्यापारी, कॉरपोरेट या किसानों की भाषा में कहें तो अडानी अंबानी आने वाले 1 से 2 साल अच्छा दाम दे देंगे, जैसे बीएसएनएल के मामले में हुआ, जियो ने दिया। इसका वो उदाहरण देते हैं बार बार। लेकिन ये भी कहते हैं किसान कि फिर उसके बाद वो अपने मनचाहे दाम पर हमारी फसलें खरीदेगा, क्योंकि तब तक हमारी पारंपरिक मंडियां यानी एपीएमसी मंडियां खत्म हो चुकी होंगी। अगर एपीएमसी मंडियों को खत्म करने का सरकार का मकसद नहीं है, तो बड़े व्यापारियों को, कॉरपोरेट को मंडी से बाहर खरीदने पर टैक्स से छूट क्यों दी गई। यानी जो आढ़तिये बेचारे, जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले लोग थे, वो उनको 6% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन बड़े कॉरपोरेट्स को पहले से ही छूट दिए गए। दरअसल सरकार को तो बल्कि जो कमजोर होता है
उसे मदद देनी चाहिए, उसे बराबर का मौका देना चाहिए था, उनके लिए व्यापारिक संरक्षण देना चाहिए था। लेकिन स्पष्ट है कि मंशा ही गलत है। किसानों की दलील यही है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो एमएसपी को कानूनी गारंटी बना दीजिए, ताकि कल को बाजार के हाथ की कठपुतली बनकर हम न रह जाए। इस और प्रधानमंत्री उनकी सरकार का कहना है कि तीनों कानूनों में एमएसपी का जिक्र कहीं नहीं है, तो उस पर बात ही क्यों की जाए। यहां पर विपक्ष कहता है कि ये कानून किसान के लिए नहीं, खेती किसानी के क्षेत्र में कॉर्पोरेट के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए लाए गए, यानी नाम किसान का और मुनाफा कॉर्पोरेट का। ये तरीका होता है शुगर कोटिंग का, कि किस तरीके से एक जहर की पुड़िया पर चाशनी चढ़ाई जाती है। इस पर प्रधानमंत्री जी का कहना है कि कानून को लागू हुए तो 3 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन क्या आज तक कोई मंडी बंद हुई? आज भी ये बात कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात का जवाब एमपी में मंडियों के हालात से पता चल जाता है। इन मंडियों के हालात पर एनडीटीवी के रिपोर्टर अनुराग द्वारी ने अपनी रिपोर्ट की और उन्होंने पूरे हालात को बेपर्दा करके रख दिया। उन्होंने बताया कि वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन किसान कानूनों की तर्ज पर ही 1 माह पहले एक मॉडल मंडी एक्ट लागू किया था। नतीजा यह है कि आज प्रदेश की 70% मंडियों में कारोबार लगभग ठप पड़ गया। भले मामा की सरकार इसे न माने, लेकिन इस बात की तस्दीक खुद मंडी के अधिकारी करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी को मंडी में बिचौलिए देखना, यानी मिडिल मैन देखना पसंद नहीं है। मंडी में, बाकी राफेल में हो सकता है, दूसरे मामलों में होता है। उनका ये कहना है कि किसानों को लूटते हैं। अब भी मोदी जी इसी बात की दुहाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि आड़ती कहीं आसमान से नहीं टपके हैं, वो हमारे भाई बंधे, हमारे बच्चे, भाई भतीजे, रिश्ते नातेदार, और मान लीजिए अगर नहीं भी करीबी हैं तो भी वो आड़े वक्त पर किसान के साथ पैसे और मदद लेकर खड़े। क्या अडानी और अंबानी खड़े होंगे इस तरीके से साथ? उनका कहना है कि मोदी जी अंबानी अडानी को सुपर मिडिल मैन बनाना चाहते हैं, इसीलिए बिचौलिए खत्म कर बड़े बड़े विदेशी कॉर्पोरेट लाने का संकल्प लिया हुआ है। और जिसका जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में 2012 में ही संसद में दिया था। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। आपकी जो तर्क है उसमें बुनियादी गलती है। देखो, वो गलती ये है कि जब छोटे मिडिलमैन निकलते हैं तो सुपर मिडिलमैन उसमें शामिल हो जाता है, और उस सुपर मिडिलमैन का नाम है वॉलमार्ट, कैरफोर, टेस्कोस। कि मिडिलमैन जाता है तो उसका लाभ किसान को नहीं होता, उसका लाभ रिटेलर को होता है। यह पूरी दुनिया का अध्ययन है, क्योंकि वो रिटेलर इतना ताकतवर बन जाता है, इकोनॉमिक पावर उसके पास ताकत इतनी आ जाती है कि खरीदारी के मामले में और बेचने के मामले में वो सबसे बड़ा सुपर मिडिलमैन बन जाता है। तो किसानों का कहना है कि कोई विवाद खड़ा होने पर कंपनियों के प्रतिनिधि जब टाई कोट वाले मिडिलमैन को भेजेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे एसडीएम एडीएम के दरबार में, और वो वहां अंग्रेजी में बतियाएंगे, तो धूल पसीने वाली धोती कुर्ते वाला किसान तो साफे से बार बार अपना पसीना पूछता ही रह जाएगा। लेकिन सरकार को ये दलील सुनना भी मंजूर नहीं। तो सुपर मिडिलमैन के खतरे की बात अरुण जेटली ने तभी बता दी थी। सवाल ये उठता है कि इस वक्त सुपर मिडिलमैन है कौन? विपक्ष के मुताबिक जिस प्रकार बड़े कॉर्पोरेट के हितों की रक्षा में सरकार किसानों को दांव पे लगा रही है, उनकी जिंदगी को, उनकी जमीनों को, उनकी मेहनत को, उनकी फसल को, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी जनरेशंस को, और यहां तक कि पूरे के पूरी खेती किसानी को, देश को, उससे साबित हो चुका है कि सुपर मिडिलमैन खुद सरकार है, जो कॉर्पोरेट से बयाना ले चुकी है और पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा, जो वो हर बार कहते हैं, कि भ्रम फैलाया जा रहा है। हर उनके कदम, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो, चाहे दूसरे मामले हो, सीएए हो, हर चीज में वो यही कहते रहे, भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन भ्रम ये ऐसा होता है जो चुनाव के वक्त टूट जाता है और मोदी जी जीत जाते हैं। लेकिन जब मोदी जी जो कोई गलत नीति बनाते हैं और उस पर जनता समर्थन करती है, तो वो जनता विरोध करती है, तो वो विपक्ष की साजिश होती है। खैर, बहरहाल इस चर्चा राजनीतिक हो जाएगी, वो नहीं करना है। हमारा उद्देश्य यहाँ पर
किसानी और खेती किसानी के मसले को लेकर के किसानों की आशंकाओं पर रोशनी डालना और आप तक मुद्दे की बात पहुंचाना है। तो यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होती है तो मोदी जी बार बार आज व्यंग में उन्होंने पूछा भी अपने प्रायोजित किसान भाइयों से कि अदरक के साथ क्या उन्होंने आपकी जमीनें भी कब्जा कर ली, तो जवाब तो यही मिला कि नहीं। लेकिन एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने आज माना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बदलने की जरूरत है और बदला जाएगा। यानी वो मान रहे हैं कि मौजूदा फॉर्मेट किसानों की सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है। सच्चाई भी यही है कि किसान को करारनामे की फोटोकॉपी तक नहीं दी जाती और अब तो इस कानून ने उनसे अदालत जाने का भी हक छीन लिया। कानून के जानकारों का मानना है कि नए कानून की वजह से एसडीएम एडीएम ही किसानों के लिए जज, जूरी और जल्लाद होंगे। समझा जा रहा है कि किसान तो क्या, इन मामलों में अदालत को भी जनहित याचिका सुनने का अधिकार नहीं दिया गया है और न्यायपालिका के पैरों में बेड़ी पहनाने की कोशिश हो रही। इससे पहले भी कॉर्पोरेट से जुड़े कानूनों में ट्रिब्यूनलों को ही अंतिम अदालत माना गया है। ये एक नया चलन है, मोदी सरकार ने नया चलन शुरू किया है, यानी कॉर्पोरेट को कानूनी तरीके से न्यायपालिका में संरक्षण दिलवाया जा रहा है, न्यायपालिका से संरक्षण दिलवाया जा रहा है कि वो उनके खिलाफ, उनकी किसी कार्यवाही के खिलाफ, उनके किसी भ्रष्टाचार के मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न कर सके। वजह यही है कि तीनों किसान कानून आनन फानन, बगैर बहस, बगैर डिवीजन, बगैर कमेटी में भेजे देश की संसद में पारित कर दिए गए। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि कैसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 5 साल पहले यानी सन 2015 में ही अध्यादेश लाकर कानूनों को पिछले दरवाजे से थोपे जाने की आशंका लोकसभा में जताई थी। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं और आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से सुनिए आप क्या कर रहे हो, एक तरफ से किसान को, मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। बहरहाल पीएम ने फिर दावा किया है कि किसानों को उनकी सरकार ने लागत का 1.5 गुना ज्यादा एमएसपी दी। हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। ये कृषि सुधारों के बाद भी हुआ है, नए कृषि कानूनों के बाद भी हुआ है। In wheat, we raised the MSP from 640 rupees to 1,400 rupees per quintal. In rice, we raised the MSP from 560 rupees to 1,310 rupees per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from 73 rupees to 220 rupees per quintal. And what has the current regime done? What has the current regime done over the last year? I'd like to say, wheat has been raised by 50 rupees. Sugarcane has been raised by 10 rupees. And cotton has been raised by 50 rupees. प्रधानमंत्री मोदी बार बार देश में हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करने की बात कहते हैं। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, राजनीति में जिस तरीके राम का नाम लिया जाता है उसी तरह खेती किसानी में किसानों के बीच भरोसा पैदा करने के लिए स्वामीनाथन का नाम लिया जाता है, पी साईनाथ का नाम लिया जाता है। तो मोदी जी दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार कमेटी की रिपोर्ट पर को 8 साल दबाकर बैठी रही। मोदी जी की बातों से जाहिर होता है कि उनकी सरकार से पहले किसी ने किसानों के हित की बात सोची ही नहीं। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया।
हो सकता है कुछ हद तक सही भी कह रहे हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि स्वामीनाथन आयोग की एमएसपी से जुड़ी सिफारिश भी सरकार ने सही तरीके से लागू नहीं की। यानी सही तरीके से लागत का मूल्यांकन ही नहीं हुआ, तो 1.5 गुना दाम भला कैसे? द वायर नाम की वेबसाइट में प्रकाशित लेख के मुताबिक मोदी सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की 201 सिफारिशों में से सिर्फ 25 सिफारिश लागू की हैं। धीरज मिश्रा लिखते हैं कि मोदी सरकार से ज्यादा सिफारिशें तो यूपीए सरकार ने लागू की, 175। लेख के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने 175 सिफारिशें लागू की। और मोदी जी का मकसद किसानों को लेकर जो भी रहा हो, उनका मकसद 2021 के चुनावों को लेकर भी उनका जो हालिया बयान है वो रहा। उन्होंने बात किसान की निशाना ममता बनर्जी और केरल की वामपंथी सरकार पे साधा। उन्होंने वामपंथी सरकार से पर आरोप लगाया कि वहां एपीएमसी की मंडी नहीं है, तो फिर वहां आंदोलन क्यों नहीं है। वहीं पर ममता जी ने पीएम किसान योजना का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने दिया। एकमात्र पश्चिम बंगाल सरकार वहां के 70 लाख से अधिक किसान, मेरे किसान भाई बहन बंगाल के, इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल। दरअसल 2013 के बाद से, यानी 2014 के लोकसभा आम चुनाव के 1 साल पहले से ही शायद ही कोई ऐसा पल रहा होगा जब पीएम चुनावी लैंग्वेज और चुनावी बॉडी लैंग्वेज से निकलकर आम इंसान की तरह बात करते हो। तो आज भी वही रूप उनका इस भाषण में देखने को मिलता है। उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया, तो दीदी ने भी पलटवार किया और कहा कि जीएसटी का बकाया 8,000 करोड़ समेत 85,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार उनको दे का भुगतान करे तो वो कुछ काम कर सकेंगी, विकास का काम कर सकेंगी। बहरहाल मोदी सरकार किसानों को रिझाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके को भी भुनाने से नहीं चूकी। तो किसान के नाम पे राजनीति होती रही है, पहले भी होती रही है। इस मौके पे उन्होंने 9 लाख किसानों को 18,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि उनके खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। सरकार किसान आंदोलन को मिल रहे समर्थन के असर को कम करने के लिए यही बेहतरीन तरीका समझ रही है। आज का दिवस तो बहुत ही पावन दिवस भी है। किसानों को आज जो सम्मान निधि मिली है, उसके साथ ही आज का दिन कई अवसरों का संगम बनकर भी आया। लेकिन इस मौके पर जब वो संसद पहुंचे तो उनको आम आदमी पार्टी के सांसदों की नारेबाजी भी झेलनी पड़ी। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। एमएसपी की गारंटी दो। पूंजीपतियों के लिए लाखों किसान ठंड में ठिठुर रहे हैं, वापस लो। प्रधानमंत्री जी, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो। मर रहे हैं सर, अन्नदाताओं को अन्नदाता मर रहे हैं सर, अन्नदाता मर रहे हैं। किसान विरोधी काला कानून वापस लो। 12:30 बजे रात को एमएसपी किसान विरोधी काला कानून वापस लो। प्रधानमंत्री जी, शायद ये पहला मौका होगा जब देश की संसद में यानी सेंट्रल हॉल में किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके की नारेबाजी झेलनी पड़ी। बहरहाल मोदी जी के रवैये से साफ है कि अपने रुख पे कायम है, टस से मस होने को तैयार नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर जानना और सोचना समझना जरूरी है कि अब ये किसान आंदोलन राष्ट्रीय रूप लेता जा रहा है। इसमें किसान मजदूरों के अलावा दूसरे संगठन भी जुड़ रहे हैं। सरकार बात तो बातचीत की कर रही है, लेकिन आरडीएल कानून वापस नहीं लेना चाहती और आरडीएल नजरिया अपना रही। 2012 में ही अरुण जेटली जी ने कह दिया था कि किसानों को नाराज करने वालों को सत्ता से बेदखल होना पड़ता है। In the month of September, Walmart decided to open its first store in Manhattan. अब अमेरिका तो उसका समर्थन करता है कि वॉलमार्ट का घर अमेरिका है,
अमेरिकन कंपनी है। आज तक मैनहट्टन न्यूयॉर्क में वॉलमार्ट नहीं खुल पाया। सितंबर 2012 में पहली बार निर्णय कर लिया कि इसको खोल देंगे। विरोध शुरू हुआ तो वो जो प्रस्तावना थी न्यूयॉर्क में उस स्टोर को खोलने की, वो भी वापस लेनी पड़ी। और उसके पीछे कारण केवल एक था कि मैनहट्टन जैसे स्थान पर, जहां की एक विकसित अर्थव्यवस्था है, एक वॉलमार्ट खुलने से कितने छोटे स्टोर बंद होंगे, और जब 50 और 100 छोटे स्टोर बंद होंगे तो ये मान लीजिए कि न्यूयॉर्क के मेयर माइकल ब्लूमबर्ग जानते हैं कि वो अपने पद पे नहीं टिक पाएंगे। और इसलिए ये भी जान लीजिए, जब हिंदुस्तान में ये छोटे स्टोर बंद होंगे तो यहां की सरकार भी फिर अपने पद पे नहीं टिक पाएगी। और राहुल गांधी जी ने अरुण जेटली जी की बात को 2015 में और साफ तरीके से मोदी सरकार को समझाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देता हूं। वो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60% किसान मजदूर है। उनको राजनीतिक फायदा होगा अगर वो अपनी साइड बदल दें। अगर वो जो वायदे किए हैं आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स को, अगर आप लोग वो वायदे तोड़ोगे, हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप किसानों को, मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हो, और आने वाले समय में वो आपको चोट पहुंचाएंगे। बहरहाल किसान भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं तो सरकार भी दमन के बहाने तलाश रही। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी वामपंथी किसान संगठनों के नेताओं को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि दमन से लोकतंत्र कमजोर नहीं, मजबूत होता है। उनके भ्रम को, किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए एमएसपी को कानूनी जामा पहनाना जरूरी होगा। किसानों का मानना है कि साल में 6,000 की रिश्वत देकर उनकी जमीन, मेहनत को हड़पने की साजिश कामयाब नहीं होगी, और आंदोलन भी फिलहाल थमता नजर नहीं आता। अब आगे देखते हैं किसानों के अगले कदम पर होगी हमारी नजर, और हम आपसे करेंगे मुलाकात खबर खास में फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए अंशुमान त्रिपाठी को इजाजत। नमस्कार।